हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम चौधरी, वेलकम यू ऑल टू अनदर सेशन ऑफ इंटरेस्टिंग फिजिक्स। तो बेटा हम अभी तक कर रहे थे चैप्टर 2 क्लास 12 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें कुछ बेसिक चीजें हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं बेटा चल रहा हूं अगले टॉपिक पे। इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हाँ, इंसुलेटर्स को हम डाई इलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये सब मैं अगले पार्ट में डिस्कस करता हूं जब इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज या बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसा ये बिहेव करते हैं कंडक्टर्स। तो बेटा इससे पहले कि मैं बताऊं कंडक्टर्स कैसा बिहेव करते हैं, तो क्यों ना हम पहले डिस्कस कर लें कि कंडक्टर्स क्या चीज है, कंडक्टर्स क्या होते हैं। आप बोलेंगे सर हमें पता है, बिल्कुल पता है आपको, बट चलिए फिर से एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच अलो पैसेज ऑफ करंट थ्रू देम। ऐसे मटेरियल्स, ऐसी बॉडीज जिनके बीच से करंट फ्लो कर सकता है। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक कंडक्टर रखा, इसके एक एंड को हायर पोटेंशियल पे रखा, एक एंड को लोअर पोटेंशियल पे रखा। अब इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हाई पोटेंशियल टू लो फ्लो करेंगे, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो लो टू हाई फ्लो करने चाहिए। और जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम क्या बोलते हैं, करंट। तो ऐसी बॉडीज जिनके अंदर ये फिनोमिना पॉसिबल है कि आप दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस रखें तो बीच में चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाए, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है। हाँ, अब कंडक्टर की खासियत क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए फ्री चार्ज कैरियर्स का होना जरूरी है। हर कंडक्टर के पास क्या होंगे, फ्री चार्ज कैरियर्स। जैसे इसमें कुछ चार्ज पार्टिकल ऐसे होने चाहिए ना जो ट्रेवल कर सकें। अगर ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं जो ट्रेवल कर सके तो इसमें से करंट तो फ्लो ही नहीं कर सकता। ठीक है। सो कंडक्टर्स के पास क्या होना जरूरी है, फ्री चार्ज कैरियर। कितनी तरह के कंडक्टर्स हमारे पास होते हैं बेटा, यहां मैंने क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में। एक है मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा है आयनिक या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। आपके जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ऑल दोज आर कंडक्टर्स। और मेटेलिक कंडक्टर्स, जितने मेटल्स हैं वो भी कंडक्टर्स हैं। हमारे घरों में जितनी वायरिंग है ये सारी मेटेलिक वायरिंग है। एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स। गोल्ड, सिल्वर, इनसे कई गुना ज्यादा बेहतर कंडक्टर है कॉपर से। बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेंसिव है। तो हमारे लिए डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर कौन सा है, कॉपर, जिसकी रेजिस्टिविटी लोएस्ट है और कंडक्टिविटी हाईएस्ट है। ये सब चीजें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे, राइट। तो उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं ये हमेशा सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये होते ही सॉलिड है, अगर हम मरकरी को छोड़ दें तो। एक्सेप्शन है एक मरकरी। तो सारे कंडक्टर सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करते हैं, ठीक है। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे। तो दो चीजें यहां मैं डिस्कस करूंगा, इस कंडक्टर के पास चार्ज कैरियर कौन से और किस स्टेट में कंडक्ट करता है। तो मेटेलिक कंडक्टर बेटा कंडक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। इनके पास चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, कौन से पार्टिकल्स है जो चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड की ओर लेकर जाएंगे, तो वो हैं बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन हम किनको कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरी तरह फ्री तो नहीं होते, बट आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बहुत लूजली बाउंड होते हैं। इतने लूजली बाउंड है कि आप हल्का सा धक्का मारोगे तो अपने पेरेंट एटम को छोड़ के ये आगे चल देंगे। तो जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन पे फोर्स लगाएगा तो ये अपने पेरेंट एटम को छोड़ के आगे ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। यही तो करंट है। सो मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बात करते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के। जितने आयनिक कंपाउंड है, सिंपलेस्ट आप अपनी किचन में देख सकते हैं, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, दैट्स अ आयनिक कंडक्टर। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है दे आर आयनिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोवेलेंट कंडक्टर्स भी हम इनको कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सॉलिड स्टेट में कभी कंडक्ट नहीं करेंगे। आप एक नमक का ढेर लगा दें, उसके बीच में दो वायर्स रख दें, उनके बीच में कोई कंडक्शन नहीं होगी। तो ये कब कंडक्ट करते हैं, या तो आप इसको गर्म करके पिघला लें, आइदर इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, या आप थोड़ा सा नमक पानी में डिसॉल्व कर दें। आप इतना बड़ा ढेर लगा दें वो कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक चम्मच नमक अगर आप एक गिलास पानी के अंदर डिसॉल्व कर दें, दो वायर्स उसके अंदर डाल के देखें तो आप देखेंगे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो आयनिक कंडक्टर किस स्टेट में कंडक्ट करते हैं, आइदर मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। ठीक है। अब इसमें फ्री चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। आपने पढ़ा होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करवा दें तो भी ये सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा।
और या फिर आप इसको पानी में डिसॉल्व कर दें, एक्व सॉल्यूशन स्टेट में भी ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। तो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव एंड या लो पोटेंशियल एंड की ओर ट्रेवल करेंगे और नेगेटिव आयंस हाई पोटेंशियल एंड की ओर ट्रेवल करेंगे। तो ये होते हैं बेटा जी कंडक्टर्स। लेकिन एनीवे जब मैं यहां बात करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, तो यहां पे मेनली हम डील करेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स से। यहां पे हम आयनिक कंडक्टर्स को कंसीडर नहीं करने जा रहे हैं, हम सिंपली किसको कंसीडर कर रहे हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स को। हालांकि आयनिक का बिहेवियर भी मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा इनका है, काफी हद तक मिलता जुलता होगा, थोड़े से डिफरेंसेस के साथ। तो आज हमारी स्टडी मेनली कन्फाइंड होगी मेटेलिक कंडक्टर्स तक, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं मेटेलिक कंडक्टर्स की। टोटल 6 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर अगर कोई मेटेलिक बॉडी है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो बना रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, चार्ज की वजह से। तो अगर तो आप इसकी बॉडी पे चार्ज रख देते हैं, आपने पढ़ा था कंडक्टर्स के अंदर एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस, और हॉलो शेल के केस में भी आपने प्रूव किया था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, जीरो। तो अगर तो मैं इसको चार्ज दूं, वो चार्ज आउटर सरफेस पे हो जाएगा, ये हॉलो शेल की तरह बिहेव करेगा, चाहे सॉलिड कंडक्टर भी क्यों ना हो, क्योंकि सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आएगा। एज ए रिजल्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहना चाहिए, जीरो। ये तो बात होगी जब मैं इस पे चार्ज दे रहा हूं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर 1 में गॉसियस लॉ की एप्लीकेशन में, कि अगर इसको चार्ज दे देंगे वो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे जाएगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहेगा, जीरो। बट अगर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो इस कंडक्टर को मैं बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इसके अंदर रखता हूं। बाहर से कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्यों ना अप्लाई कर दें, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो बना रहेगा। कैसे, ये मैं अभी आपको बताता हूं। सपोज ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, इस ब्लॉक को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट, इसको नाम दिया ई नॉट। ई नॉट स्टैंड्स फॉर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसको ई नॉट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर से अगर पास करता है शुरुआत में, स्टार्टिंग में, मोमेंट या आप कह लीजिए फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए, तो इसके अंदर जितने नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस कौन से हैं, इसके बाद बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी होती है नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। ये बहुत हाई नंबर है, आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इनका ऑर्डर रहता है 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब। तो इतनी हाई वैल्यू है, मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है। तो ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगाता है, ऑपोजिट टू फील्ड। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस एंड पे आकर एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। जब किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा कि नहीं। अब आगे वाले एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो पॉजिटिव कहां अपीयर हो गया, नेक्स्ट एटम पे। इसे हम होल भी कहते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज होल। आप इसे प्रोटॉन कंसीडर मत कीजिएगा, बट चार्ज इसका प्रोटॉन की तरह है। होल क्या, बेसिकली पॉजिटिव आयन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां वाले एटम से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो इस तरह से करते करते ये पॉजिटिव चार्जेस कहां अपीयर हो जाएंगे, इस एंड पे। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी हमने पढ़ा था कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस यहां पे इंड्यूस हो जाएंगे। यहां अगर -q इंड्यूस हुआ तो यहां +q इंड्यूस होना ही चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस तरह से नेगेटिव चार्जेस सारे इस एंड पे आना स्टार्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस यहां एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, इनकी वजह से भी इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। इस साइड एक पॉजिटिव प्लेट क्रिएट होगी, इस साइड नेगेटिव प्लेट क्रिएट होगी इंड्यूस्ड चार्जेस की। तो इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां चलेगा, उसे हम नाम दे देते हैं ई इंड्यूस्ड, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 न्यूटन पर कूलम का फील्ड अप्लाई किया, तो अंदर फील्ड इंड्यूस हो गया 2 न्यूटन पर कूलम। तो अंदर फील्ड कम हो गया, कितना कम हो गया, 2 न्यूटन पर कूलम, तो कितना रहा, 8 न्यूटन पर कूलम। लेकिन अभी भी है ना, जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां आते रहेंगे, पॉजिटिव चार्जेस या होल्स यहां पे एक्यूमुलेट होते रहेंगे। और जैसे जैसे ये चार्जेस का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा इंड्यूस चार्जेस का, तो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपने 10 यूनिट का फील्ड अप्लाई किया, पहले ई इंड्यूस्ड था 2, फिर 3, फिर 4, एक स्टेज आएगी कि ई इंड्यूस्ड बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट तो है ही,
इक्वल हो जाएगा अप्लाइड फील्ड के, कि अगर आपने 10 न्यूटन पर कूलम का फील्ड अप्लाई किया है तो अंदर भी कितना फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, 10 न्यूटन पर कूलम का। और ऐसा डेफिनेटली होगा। किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है? इन चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। और मैंने अभी बताया इन चार्जेस की कमी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। तो एक स्टेज आ जाती है ई इंड्यूस्ड बिकम्स इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। ठीक है, इतने चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं कि इंड्यूस्ड फील्ड अप्लाइड फील्ड के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाता है। एज ए रिजल्ट अंदर दो फील्ड हो गए, एक हो गया अप्लाइड फील्ड ई नॉट, एक हो गया ई इंड्यूस, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। तो फाइनल सिचुएशन ये क्रिएट होती है, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट हो जाता है, 0। ई नेट कितना होना चाहिए, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, मैग्नीट्यूड वाइज। जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो नेट उनका इफेक्ट क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, तो अंदर नेट फील्ड कितना हो जाना चाहिए, 0। वेरी सिंपल। तो इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। तो पहली प्रॉपर्टी ये आप याद रखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। इसी फिनोमिना पे बेस्ड अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, इसी पे बेस्ड एक फिनोमिना है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो बेटा आप लोग लिख सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में, मैं बोलता हूं आप लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज अ फिनोमिना ऑफ शील्डिंग अ स्पेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक shielding. So what is electrostatic shielding? It is the phenomena of protecting a certain region. किसी रीजन को, किसी स्पेस को अगर हमें बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो आप उसको एनक्लोज कर दें विद इन अ हॉलो मेटेलिक कैविटी। So electrostatic shielding is the phenomena of protecting a certain region of space from external electric field by enclosing it inside a hollow metallic cavity. By enclosing it inside a hollow metallic cavity. और ऐसी hollow metallic cavity को हम बोलते हैं फैराडे केज, क्योंकि मेटल के अंदर फील्ड हमेशा 0 रहेगा। मान लीजिए आपके पास एक बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको बाहर के किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं, तो आप एक हॉलो मेटालिक कैविटी ले लो, कोई मेटालिक वार्डरोब ले लो, कोई मेटालिक बॉक्स ले लो, कोई ट्रंक ले लो, आप उसके अंदर रख दीजिए। बाहर कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहेगा, 0। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सच हॉलो मेटालिक कैविटीज आर कॉल्ड एज फैराडे केजेस, राइट? दैट इज व्हाई बेटा इट इज सेड दैट it is much safer to sit inside a car during lightning. अगर बाहर बिजली चमक रही हो, लाइटनिंग हो रही है, थंडरस्टॉर्म आ रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा सेफ कहां, अपनी कार के अंदर, एज कंपेयर टू एनी अदर प्लेस। स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, स्टैंडिंग अंडर अ पोल, स्टैंडिंग ऑन ओपन ग्राउंड, सबके कंपेरेटिवली आप सबसे ज्यादा सेफ कहां होंगे, अपनी कार के अंदर। किस वजह से? भाई कार विल एक्ट एज अ फैराडे केज, कार मेटेलिक बॉडी है, बाहर से कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0। गॉट इट? सो कार के अंदर आप बहुत ज्यादा सेफ होंगे एज कंपेयर टू एनीवेयर आउटसाइड इट। ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट इनसाइड द कार। कार विल एक्ट लाइक अ फैराडे केज, राइट? सो इसके साथ साथ एक फिनोमिना, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पहली समझाई कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0, और दूसरा आपको बता दिया इसी के बेसिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या चीज होती है। ठीक है, याद रहेगा ये, आपको नोट कर लिया होगा आपने, आई होप। कि मैं बोर्ड पे ज्यादा चीजें लिख नहीं रहा हूं। इसको भी अगर आपने एक्सप्लेन करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वेन एवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, free electrons inside it experience a force opposite to the direction of field, and positive charges experience a force in the direction of field. As a result, these free electrons are accumulated on the left end and positive charges are accumulated on the right end. As a result, an electric field is induced within the conductor opposite to applied field. This phenomena continues till the induced field becomes equal and opposite to the applied field, opposite to height, till it becomes equal to the applied field. So as a result, net electric field inside the conductor becomes 0. That's it. आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट फिनोमिना हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने चेक कर ली। दूसरा बेटा, एक्सेस चार्ज ऑलवेज, लिखिए साथ साथ में, एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन आउटर सरफेस। एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन आउटर सरफेस।
तो जितना भी आप चार्ज किसी कंडक्टर को देते हैं ये हमेशा आउटर सरफेस पे रेस्ट करता है। ये बार बार हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था। कंडक्टर वो बॉडी है जिसमें चार्जेस फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, और चूंकि चार्ज आपने दिया, चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो दूर से दूर जाने की कोशिश करेंगे, और दूर से दूर कब पहुंचेंगे, जब वो आउटर सरफेस पे आएंगे। एक तरीका तो ये था इसको एक्सप्लेन करने का। दूसरा तरीका बेटा और, मान लीजिए एक मेटेलिक कंडक्टर है, हमें नहीं पता कि इसका चार्ज कहाँ पे है, लेकिन एक चीज हमें पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रिमेन जीरो। सो इमेजिन अ गॉसियन सरफेस जस्ट बीनीथ, जस्ट अंडर द आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस के जस्ट नीचे आप एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लीजिए। इफ यू इमेजिन अ गॉसियन सरफेस जस्ट बीनीथ आउट सरफेस, अंदर हम जानते हैं E इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप अप्लाई करें क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए E की वैल्यू अंदर कितनी है, जीरो। दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। दैट सिंपली इंप्लाइज चार्ज एनक्लोज्ड इज जीरो। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो हमने प्रूव कर दिया। तो चार्ज कहां है फिर? अब चार्ज तो है, अंदर फील्ड जीरो है, तो गॉसियन लॉ अप्लाई करके हमें पता चल गया इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है। तो चार्ज कहां है? गॉसियन सरफेस के बाहर। अब गॉसियन सरफेस कहां लिया था? जस्ट बीनीथ आउटर सरफेस, ऊपर वाले सरफेस के जस्ट नीचे। तो इसका मतलब चार्ज कहां लाई करना चाहिए? दैट मींस एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस, राइट। चलिए बेटा क्विकली आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। सो थर्ड प्रॉपर्टी फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। हमने कहा अंदर फील्ड जीरो है, तो लेकिन सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। So electric field at the surface is always normal to it. Electric field at the surface is always normal to it. तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज से एमर्ज करती है, नेगेटिव चार्ज बॉडी में एंटर करेंगी, बट जब भी एमर्ज या एंटर करती है नॉर्मल टू सरफेस। अब यहां पे हम फिर से यही चीज प्रूव करने जा रहे हैं। मान लीजिए ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, इस कंडक्टिंग बॉडी को आपने कुछ चार्ज दिया, ये चार्ज कहां रेस्ट करना चाहिए? आउटर सरफेस पे रेस्ट करना चाहिए कि नहीं? ये तो हम जानते हैं, प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। सो जब सारा चार्ज आउटर सरफेस पे है तो सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमने कहा जी लेट अस से इट इज नॉट परपेंडिकुलर। प्रूव करना परपेंडिकुलर, हमने कहा जी नहीं है परपेंडिकुलर, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी वेक्टर को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक कंपोनेंट जो टेंजेंशियल टू सरफेस एक्ट करेगा वो होगा E cos थीटा, और जो नॉर्मल टू सरफेस एक्ट कर रहा है वो कंपोनेंट क्या है? E sin थीटा। तो E गायब हो गया, E की जगह पे दो कंपोनेंट आ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाना। तो E cos थीटा पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ E cos थीटा, E sin थीटा फोर्स लगाएगा इसके डायरेक्शन में। अब बाहर तो जा नहीं सकता ये कंडक्टिंग बॉडी को छोड़ के, लेकिन यहां पे फोर्स कहां एक्ट कर रही है? टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो अगर यहां फोर्स एक्ट कर रही है तो पक्की बात है ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाने चाहिए थे। अगर ये घूमना शुरू हो जाते तो सरफेस पे करंट ट्रेवल करता। नो बिकॉज ऑफ कंपोनेंट E cos थीटा, बिकॉज ऑफ कंपोनेंट E cos थीटा देयर शुड बी अ सरफेस करंट। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ कंपोनेंट E cos थीटा देयर शुड बी अ सरफेस करंट। तो सरफेस पे करंट चलना चाहिए था। जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज दें तो वो उसके सरफेस पे रेस्ट में ना रहे, लगातार घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे। बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? सो विच इज प्रैक्टिकली नॉट ऑब्जर्व्ड, विच इज प्रैक्टिकली नॉट ऑब्जर्व्ड। सो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, कोई सरफेस करंट नहीं होता। देयरफॉर वी कैन से दैट E cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब चार्ज है तो E जीरो तो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ? cos थीटा जीरो है, और अगर cos थीटा जीरो है तो किस एंगल के लिए cos जीरो होता है? 90 डिग्री के लिए। दैट सिंपली मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे है बट डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस। तो तीन प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। क्विकली बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? फटाफट रिवाइज करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस। तीसरी प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, राइट। पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्मली आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज है तो नॉर्मली इनवर्ड्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाँ बेटा, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हुए फैन ऑन नहीं करते हैं
ताकि साउंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑडियो बिल्कुल क्लियर रहे। इसी चक्कर में काफ़ी पसीना बहाना पड़ता है। चलिए एनीवे, इट हार्डली मैटर्स, आप लोगों की ग्रोथ के लिए कुछ भी चलेगा। चलिए बेटा, पॉइंट नंबर 4 देखो बेटा, इसमें 3 प्रॉपर्टीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। फर्स्ट भी आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, सेकंड में आपने, थर्ड में आपने कहा एट द सरफेस इज नॉर्मल टू इट। तो फोर्थ भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस की न्यूमेरिकल वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस is always numerically equal to surface charge density upon epsilon naught। ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फील्ड किस किस केस में आपने पढ़ा, जरा याद करो। थिन शीट का था सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, थिक शीट के केस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 2 पैरेलल प्लेट्स जिन पे चार्ज डेंसिटीज बराबर हुआ, एक पे प्लस सिग्मा एक पे माइनस सिग्मा, तो इनके बीच में भी फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब अगला केस कौन सा पढ़ रहे हैं, किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, कई बार ऐसा भी लिख दिया जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, मतलब ये सिंपली डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस। और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल। तो अब हम आते हैं बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू पे। तो चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू हम किस तरह से प्रूव करेंगे कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन इमेजिन अ चार्ज कंडक्टर जिसके सरफेस पे कुछ ना कुछ चार्ज है। अगर चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी होगी, सपोज इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, आई डिनोट इट बाय सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से ही डिनोट करते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके लिए अगेन हम यूज करेंगे बेटा गॉसियन लॉ। तो इमेजिन अ गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करने जा रहे हैं? अब डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं। ये बिल्कुल छोटा सा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ये वाला फ्लैट एंड जो है ये विद इन द कंडक्टर है, ये वाला फ्लैट एंड आउटसाइड द कंडक्टर है। सपोज इस फ्लैट सरफेस का एरिया है ds। ds ले लो या सिंपली a ले लो या s ले लो, कुछ भी आप ले लो, क्योंकि स्मॉल एरिया है। ये जस्ट सरफेस के बाहर और ये जस्ट सरफेस के अंदर है। अंदर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, 0। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है E, और अगर यहां पे कर्व्ड सरफेस पे मैं एरिया एलिमेंट ले लूं कोई ds, तो उसके साथ एंगल कितना है, 90। एंगल 90 होगा तो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स भी कितना हो गया, 0। बचा एक ही फ्लैट सरफेस ये वाला। यहां पर ds की डायरेक्शन ये है बेटा ds वेक्टर, और ये आ गया हमारा E वेक्टर, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं गॉसियन लॉ अप्लाई करूं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds मस्ट बी इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इसने एनक्लोज किया, देखिए। अब आप इसको लिख सकते थे सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 के लिए आप खुद मेंशन करेंगे। इसका फ्लक्स 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कर्व सरफेस का फ्लक्स 0 क्योंकि थीटा 90 है। तो फाइनली ये आ जाएगा E इंटू इंटीग्रल ऑफ ds दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मान लो इसका एरिया, ये वाला जो एरिया है वो A है, तो ये आ जाएगा E इंटू एरिया। अब चार्ज को क्या हम लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा इंटू एरिया, कितना चार्ज इसने इनक्लोज किया, जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो। दैट सिंपली मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये थी बेटा जी प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने क्या डिस्कस किया, प्रॉपर्टी नंबर 1, 3 एंड 4 इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। 1 ने कहा अंदर फील्ड 0 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में कहा बाहर तो फील्ड है सरफेस पे, उसकी डायरेक्शन क्या है, फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्मल टू द सरफेस। और प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहां पे प्रूव कर दी, कितनी है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। चलिए क्विकली बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है एवरी कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, नॉट अ सरफेस, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स, आप चाहें तो ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, पोटेंशियल थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। पिछली क्लास में मैंने हॉलो सफेयर के केस में बताया था, थ्रू आउट द वॉल्यूम पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, कितना होगा, जितना सरफेस पे है। वो हॉलो सफेयर का केस था। नो डाउट यहां सॉलिड कंडक्टर्स को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, बट सॉलिड कंडक्टर में भी बेटा देखिए सारा चार्ज आउटर सरफेस पे रहेगा
तो ये हॉलो कंडक्टर की तरह बिहेव करना चाहिए। सो थ्रू आउट द वॉल्यूम पोटेंशियल इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। ये हम किस बेसिस पे बता सकते हैं? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, विद इन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। वी नो दैट E इज इक्वल टू dV बाई dr इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। साइन को छोड़ दीजिए, हालांकि नेगेटिव साइन आता है, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि अगर आप फील्ड के डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। ठीक है, चलिए हम यहां पे चलते हैं। Now E is equal to dV by dr, but E is equal to 0, that simply means dV upon dr is 0. डेरिवेटिव ऑफ V with respect to R is 0. अब किसका डेरिवेटिव 0 होता है बेटा? ये ऐसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 होता है जो कांस्टेंट हो। इसका मतलब V कांस्टेंट होगा। या dr को राइट साइड ले आओ तो क्या आ जाएगा? dV 0, dV मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज 0। तो जिस जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, उस स्पेस में जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहां वहां पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ये पिछले वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, तो याद कीजिए, उसमें से एक का सॉल्यूशन ये भी है। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, ठीक है, वो चार्ज आउटर सरफेस पे आएगा, बट क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज हायर एट, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज हायर एट शार्पर पॉइंट्स ऑन द सरफेस, इज हायर एट शार्पर या शार्प पॉइंट्स ऑन द सरफेस। तो अगर सरफेस के ऊपर कोई शार्प पॉइंट्स हैं तो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हायर होनी चाहिए। इस पे बेस्ड आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, जिसमें हम एक बड़े से सफेयर को एक छोटे सफेयर से कनेक्ट करेंगे एक वायर के साथ। तो चार्ज इससे इधर फ्लो कर सकता है या इससे इधर फ्लो कर सकता है। चार्ज फ्लो कहां से कहां करेगा ये साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा पोटेंशियल पे, क्योंकि चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो ट्रेवल करेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो लो टू हाई। तो फाइनली उसके बाद हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी डिटरमिन की थी, तो हमने देखा था छोटे वाले सफेयर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत हायर आ रही थी। ठीक है, तो यही चीज यहां पे है। मान लीजिए एक कंडक्टर कुछ इस तरह से है, जिसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे शार्प पॉइंट्स हैं और कुछ रीजन जो है फ्लैटर है। तो अगर आप इसको कुछ चार्ज देते हैं तो फ्लैटर रीजन पे चार्ज की डेंसिटी कम होगी। ये चार्ज इस तरह से देखो दूर दूर मैंने इंडिकेट किया है जहां पे फ्लैटर रीजन है, लेकिन जहां शार्पर पॉइंट्स आ गए, इन शार्पर पॉइंट्स के ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज हायर एट शार्पर पॉइंट्स। इसको आप एनसीईआरटी के उस क्वेश्चन में जिस तरह से आपने प्रूव किया था, आप उसके बेसिस पे भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? कि आप मान लो, जैसे यहाँ तो दो अलग अलग बॉडीज हमने दिखा दी, इनको एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया। आप यहाँ पे इसको ये मान लो ना कि ये जो एंड है ये खुद भी एक छोटा सा सफेयर है। ये जो पॉइंट है, शार्प पॉइंट्स, ये छोटे छोटे सफेयर्स हैं। तो जहां छोटे रेडियस के सफेयर्स और ये बड़े रेडियस का सफेयर है आपस में कनेक्टेड है, तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हायर होनी चाहिए। अदरवाइज आप सिंपल लॉजिक यूज करें, वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया को हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अगर सफेरिकल सरफेस है तो छोटे छोटे पॉइंट्स को हम सफेरिकल सरफेसेस मान सकते हैं। चूंकि इन सफेरिकल सरफेसेस का आर बहुत कम है तो यहां डेंसिटी हायर होनी चाहिए। तो आप सिंपली इस तरह से प्रूव करें अगर आपको प्रूव करने को कहा जाता है। ठीक है, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मच हायर एट द शार्पर पॉइंट्स ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू द फ्लैटर पॉइंट्स। तो बाकी पॉइंट्स के मुकाबले में शार्प पॉइंट्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हायर होनी चाहिए। चलिए बेटा क्विकली रिकैप्चुलेट करते हैं। 6 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। पहला पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। सेकंड, excess charge always reside on the outer surface. Third, electric field at the surface is normal to it. Fourth, electric field at the surface is numerically equal to sigma upon epsilon naught. और यहां मैंने कहा कि सिग्मा हायर होगा, तो यहां पे इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां स्ट्रांग होगा, राइट। फिफ्थ, एवरी कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। मान लो इस कंडक्टर के सरफेस पे यहां पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो यहां पे भी 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पे भी 10 वोल्ट होगा। थ्रू द वॉल्यूम पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। इसको प्रूव किया इस तरीके से। उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मच हायर एट द शार्पर पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, राइट।
तो आई होप ये 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे बेटा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी पॉइंट आपको प्रूव करने को कहा जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है प्रूव कीजिए कि कंडक्टर, एवरी कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, कुछ भी। इसी के बेसिस पे, इन प्रॉपर्टीज के फर्स्ट प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक फिनोमिना आपको समझाया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यहां पे एक फिनोमिना और आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना नहीं बेटा, कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना के डेज चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है। इस टाइम में मैं घर से पढ़ा रहा हूं, आप भी अपने अपने घरों पे पढ़ रहे हैं। तो अब कोरोना देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, तो इट इज नॉट कोरोना, इट इज कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, नॉट कोरोना, कोरोना डिस्चार्ज। अब कोरोना डिस्चार्ज कहो या कोरोना डिस्चार्जिंग एक्शन कहो, एक ही बात है। क्या होता है कोरोना डिस्चार्ज? अगर किसी कंडक्टर के सरफेस पे शार्प पॉइंट्स हैं, जैसे ये हैं, तो हम क्या देखते हैं, शार्प पॉइंट से लगातार चार्ज लीक होता रहता है, ऐसा कहिए, या स्प्रे होता रहता है। फिर से समझिए, अगर किसी कंडक्टर को अपने चार्ज और कंडक्टर के सरफेस पे कुछ शार्प पॉइंट्स हैं, कुछ शार्प कॉर्नर्स हैं, तो हमेशा उन शार्प कॉर्नर या शार्प पॉइंट से चार्ज लीक होता रहेगा। हालांकि फ्लैट सरफेसेस से भी चार्ज लीक होगा, ऐसी बात नहीं है, बट वो बहुत कम रेट पे होगा, वो उसको हम स्प्रेइंग एक्शन नहीं कह सकते। लेकिन यहां से इतने हाई रेट पे ये चार्ज डिस्चार्ज होगा कि इसे ऐसा लगता है देखने से कि मानो चार्ज कोई स्प्रे कर रहा हो किसी स्प्रेयर से। दैट एक्शन इज कॉल्ड एज कोरोना डिस्चार्जिंग एक्शन। कैसे ऐसा पॉसिबल है और इसका एप्लीकेशन कहां पे? बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा लाइटनिंग कंडक्टर्स के अंदर। पहले तो बताता हूं ऐसा कैसे पॉसिबल है। देखिए यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हायर है, तो अगर कोई एयर का मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आता है, चार्जिंग के 3 तरीके थे, फ्रिक्शनल मेथड, कंडक्शन, इंडक्शन। अब ये एयर का मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसके कांटेक्ट में आया, तो कांटेक्ट से चार्ज, बॉडी के कांटेक्ट से चार्ज एक्वायर करने वाले तरीके को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। तो ये तीनों एयर मॉलिक्यूल कंडक्शन की वजह से वैसा ही चार्ज एक्वायर करेंगे जैसा इस कंडक्टर पे चार्ज था। मान लीजिए यहां पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो एयर मॉलिक्यूल्स के पास भी कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसके पास भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को रिपेल करना चाहिए कि अट्रैक्ट? यस, रिपेल करेगा। तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स रिपेल हो जाएंगे, आगे भाग जाएंगे। थोड़ा चार्ज लिया और भाग गए। इनकी जगह दूसरे मॉलिक्यूल्स आए, वो भी इससे टकराए, चार्ज डेंसिटी हाई थी, तो यहां से बहुत ज्यादा चार्ज एक्वायर किया और रिपेल होते गए। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा, एक के बाद एक एयर मॉलिक्यूल्स आएंगे, टकराएंगे, इससे कुछ चार्ज एक्वायर करेंगे और भाग जाएंगे। देखने में ऐसा लगेगा कि मानो यहां से चार्ज स्प्रे हो रहा हो। This action is called as corona discharging action या simply corona discharge, right? So you can write down what is corona discharge. So corona discharge को हम कैसे explain करेंगे? आप लिख सकते हैं बेटा, लिखिए। Since we know that surface charge density is much higher at the sharp points on the surface of a conductor, the air molecules coming in contact with these points, acquire similar charge by conduction. Acquire similar charge, conduction में similar charge आता है, air molecules coming in contact with sharp points acquire similar charge due to conduction या by conduction and are repelled away. क्योंकि similar charge आ गया तो repulsion होगी, they are repelled away. ठीक है? This process continues and it appears as if charge is being sprayed from these points. ठीक है? Air molecules coming in contact with these points get similar charge due to conduction and are repelled away. This process continues and it appears as if charge is being sprayed from these sharp points. This action is called as corona discharging action या simply corona discharge. तो बेटा ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, इनको हम आगे यूज करेंगे, अच्छे से याद रखिएगा। आपको प्रूव करना भी आना चाहिए हर एक प्रॉपर्टी को। अगर आप नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप कम्युनिकेट कीजिए, मैं फिर से ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट। तो आप ये नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगली प्रॉपर्टीज पे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ये कैसा बिहेव करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। राइट? हाँ जी बेटा, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक्स। बेटा डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स को ही हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। फंडामेंटली अगर हम डिफाइन करें, डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल विच कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग। ऐसे मटेरियल्स जो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो दिखाएंगे बट कंडक्ट नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाएंगे
सॉरी, बट कंडक्शन नहीं करेंगे। कंडक्ट नहीं करेंगे मतलब ये इंसुलेटर्स हैं। अब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो दिखाएंगे। क्या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाएंगे वो पहले शॉर्टकट में डिस्कस कर रहा हूं, बाद में इसकी डिटेल पे आऊंगा कि ये इफेक्ट इन्होंने किस तरह से, किस मैकेनिज्म से दिखाया। मैकेनिज्म पे बाद में आऊंगा, पहले इफेक्ट दिखा रहा हूं। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में बेटा अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें, पहले एयर है बाद में आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी में, जब रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ाया था, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम होते हैं। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच की फोर्स 1 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगी। अगर इनके बीच में एयर है तो फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी, अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो यही फोर्स कम हो जानी चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, ये असर को कम कर देगा। तो पहले तो मैंने फोर्स की टर्म्स में समझाया। दूसरे तरीके से देखो, अभी भी जैसे पिछले पार्ट में कंडक्टर्स में हमने पढ़ा था, किसी कंडक्टर को अप्लाइड फील्ड के अंदर रखें, बाहर से फील्ड अप्लाई करें तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0। अगर कंडक्टर की जगह ये डाई इलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, कम जरूर होगा। वहां पे कम होते होते 0 हो गया था, क्योंकि वहां पे एक फील्ड इंड्यूस हुआ था ऑपोजिट डायरेक्शन में। वहां पे यहां कुछ नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुए थे, यहां पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हुए थे। इंसुलेटर में भी होंगे, इंसुलेटर में भी वैसे ही चार्जेस इंड्यूस होंगे, बट थोड़े कम होंगे। सवाल यह कि कैसे इंड्यूस होंगे, क्या इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? आंसर इज नो। यहां फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं है, यहां किसी और कारण से इंडक्शन हो रही है, उस कारण पे मैं अगले स्टेप में आऊंगा। ठीक है, किस वजह से ये इंडक्शन हो रही है, बट चलिए वो मैकेनिज्म बाद में समझते हैं। बाकी चीजें समझ लीजिए कि इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। ये ई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन है जो ऑपोजिट टू अप्लाइड फील्ड है, लेकिन ये न्यूमेरिकली कम होगा अप्लाइड फील्ड से। मान लीजिए 10 न्यूटन पर कूलम का फील्ड अप्लाई किया तो हो सकता है अंदर इंड्यूस हो गया 6 न्यूटन पर कूलम। तो 10 में से 6 को कैंसिल आउट करो, 4 तो फिर भी बचेगा। तो एज ए रिजल्ट ये थोड़ा सा इफेक्ट इसका कैंसिल आउट करेगा, अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। देखिए बाहर मैंने कितनी ज्यादा फील्ड लाइन शो की हैं, अंदर सिर्फ 3 फील्ड लाइन शो की हैं। मतलब आपने फील्ड अप्लाई किया इस इंसुलेटर पे, जितना फील्ड आपने अप्लाई किया इसके अंदर उससे कम हो जाएगी वैल्यू, फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि इसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड इंड्यूस हुआ। हाँ, वो अप्लाइड फील्ड के बराबर नहीं था, कम था। कंडक्टर्स में वो बराबर होता है, एज अ रिजल्ट अंदर दोनों कैंसिल आउट होकर नेट फील्ड 0 हो जाता है। यहां पे भी दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं, बट इंड्यूस फील्ड अप्लाइड से कम है। एज अ रिजल्ट अंदर 0 तो नहीं हुआ, बट फील्ड रिड्यूस हो गया। मान लीजिए रिड्यूस होने के बाद अंदर फील्ड की वैल्यू रहेगी E, बाहर से जो अप्लाई किया था वो था E0। तो इस कंडक्टर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड फील्ड, E0 अपॉन E। बाहर से कितना अप्लाई किया, अंदर कितना बचा, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो एक तो ये चीज क्लियर होगी कि ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग। मैंने अभी भी कहा यहां कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नहीं है, कोई कंडक्शन नहीं है। तो क्या हो रहा है वो मैकेनिज्म आगे डिस्कस करते हैं, फिलहाल ये याद रखिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, के या रिलेटिव परमिटिविटी को, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, force between two charge particle placed in air upon force between same charge particle held at same distance in that medium। दो अलग अलग तरीके से हम स्टार्टिंग में डिफाइन कर चुके हैं, तीसरे तरीके से यहां डिफाइन कर रहा हूं। इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको समझ आ गई होगी, तो ये याद रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड। और ये भी याद रखना कि रिड्यूस हो जाता है फील्ड किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर। क्यों और कैसे, इस पे आगे आता हूं। एक चीज क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, के फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि मेटल्स के अंदर रिड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। दैट्स इट। जब मैकेनिज्म समझाऊंगा तो मैकेनिज्म के बाद आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने का या कम करने का क्या असर पड़ता है किसी डाइलेक्ट्रिक पे या उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा बेटा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग चीज है, आगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी एक्सप्लेन करूंगा, वो टोटली अलग है, क्या होता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक? दोज मटेरियल व्हिच कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग, राइट। अब हम बेटा डाइलेक्ट्रिक्स को क्लासिफाई करते हैं। जब हम क्लासिफाई करते हैं तो दो कैटेगरीज के डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरे पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को इनसाइड
यहां मैंने ये ब्लैक कलर का डॉट बनाया, तो डॉट जो इंडिकेट कर रहा है वो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर, जैसे सेंटर ऑफ मास लेते थे, यहां हम सेंटर ऑफ चार्ज ले रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर जो है उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, और प्लस से रिप्रेजेंट किया पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर को। अगर ये दोनों चार्जेस का सेंटर एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे नॉन पोलर। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग नहीं है, पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं। जब कोइंसाइड करेंगे तो क्या मॉलिक्यूल के पास कोई डायपोल मोमेंट होगी? नो। एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पोजेस जीरो डायपोल मोमेंट। इट पोजेस जीरो डायपोल मोमेंट। नाम से क्लियर है, पोलर है ही नहीं, डायपोल मोमेंट कहां से होगी? पोलैरिटी डायपोल में होती है, ठीक है, समझ आ गया? नॉन पोलर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटसेट्रा, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। कहीं ना कहीं ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरी कैटेगरी है पोलर, नॉन पोलर, पोलर। इसमें सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे थे, इसमें सेंटर्स डू नॉट कोइंसाइड। सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। ये नेगेटिव चार्जेस का सेंटर यहां पे, ये पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर यहां पे। नेट चार्ज जीरो है, हर मॉलिक्यूल का नेट चार्ज जीरो है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे। जब कोइंसाइड नहीं कर रहे ऐसे ही सिस्टम को तो हम डायपोल कहते हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आनी चाहिए, पी। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टेड होती है डायपोल मोमेंट। सो एवरी मॉलिक्यूल पोजेस अ फाइनाइट डायपोल मोमेंट। हर मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ फाइनाइट डायपोल मोमेंट होगी। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है बेटा नॉन पोलर और पोलर में। पोलर का हर मॉलिक्यूल डायपोल है, नॉन पोलर का हर मॉलिक्यूल डायपोल नहीं है। हर मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट कितनी है? जीरो। इसकी कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल NH4Cl मॉलिक्यूल, इवन H2O मॉलिक्यूल, NaCl molecule, all these molecules are polar molecules। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर अलग अलग होते हैं, ठीक है। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, पोलर नॉन पोलर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। आगे डिस्कस करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को या एक नॉन पोलर को, अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, किसी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, तो इनमें क्या कोई चेंजेस आएंगी? यस। सिंपल शब्दों में कहूं, दोनों की डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगी, दोनों की डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगी। इसकी पहले जीरो थी, तो जीरो से बढ़ के कुछ ना कुछ फाइनाइट डायपोल मोमेंट आ जाएगी। पहले कितनी थी? जीरो। अब जीरो से बढ़ के कुछ ना कुछ फाइनाइट डायपोल मोमेंट इसकी आ जाएगी। क्यों आएगी बेटा? जैसे ही फील्ड अप्लाई करोगे, देखो फील्ड नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स लगाएगा ऑपोजिट टू फील्ड, और पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स कहां लगाएगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पहले जो कोइंसाइड कर रहे थे अब दूर दूर खींचेंगे सेंटर्स ऑफ चार्जेस। तो दोनों केसेस में ऑन अप्लाइंग फील्ड होता क्या है? सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर पुल्ड अपार्ट। सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर पुल्ड अपार्ट, क्योंकि फील्ड अप्लाई किया। फील्ड का काम है चार्ज पे फोर्स लगाना, और पॉजिटिव और नेगेटिव पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाएंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स दे आर पुल्ड अपार्ट। जब वो दूर हो जाएंगे, पहले तो कोइंसाइड कर रहे, दूर हो गए, तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आ गई। दैट मींस नो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर। मतलब जब आप फील्ड अप्लाई करते हैं तब नॉन पोलर जैसा कुछ रहता ही नहीं, तब नॉन पोलर भी क्या बन जाता है? पोलर। फिर एक ही कैटेगरी है। बाहर से फील्ड नहीं अप्लाई किया तो दो कैटेगरीज है, पोलर नॉन पोलर। जब बाहर से फील्ड अप्लाई कर दिया तो नॉन पोलर भी क्या बन गया? पोलर। और जो ऑलरेडी पोलर है उसके भी तो सेंटर्स दूर दूर खींचेंगे, तो पहले इनके बीच की सेपरेशन इतनी थी, अब इनके बीच की सेपरेशन इतनी होगी। जहां पहले इसकी डायपोल मोमेंट P थी, अब इसकी डायपोल मोमेंट P डैश हो गई, क्योंकि चार्जेस तो उतने ही रहे लेकिन उनके बीच की सेपरेशन बढ़ गई। डायपोल मोमेंट क्या होता है? आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन। तो सिंपली आप ये याद रखिए, फील्ड अप्लाई करने पे डायपोल मोमेंट बढ़ जाती है। अगर जीरो है तो जीरो से बढ़ के कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, अगर ऑलरेडी है तो वो और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अगर यही चीज आप यहां पे ध्यान दें बेटा, अगर हम फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएं तो ये जो फोर्स इन दोनों पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर पे, ये फोर्स बढ़ती जाएगी। ये फोर्स किसकी वजह से? फील्ड की वजह से है ना। F इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो आप फोर्स बढ़ाते जाएं। कैसे बढ़ाएं? फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा के।
एक स्टेज आती है, एक ऐसी स्टेज आती है कि ये मॉलिक्यूल टूट जाता है। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस पर फोर्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि पॉजिटिव चार्जेस अलग हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस अलग, या ऐसा कहूं फ्री इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और पॉजिटिव आयन अलग हो जाते हैं। तब हम बोलते हैं कंडक्टर का डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। क्या हो गया? डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन? When applied electric field is increased beyond a limit, then molecules of the dielectric disintegrates into positive and negative ions. This phenomenon is called as dielectric breakdown. Dielectric का टूटना, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आप फील्ड अप्लाई कर रहे हैं किसी डाइलेक्ट्रिक पे, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दूर खींचते जा रहे हैं, एक स्टेज आगे की टूट गए, तो क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। व्हेन अप्लाइड फील्ड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट, द डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल splits into positive and negative ions. This process is called as dielectric breakdown. और जब ब्रेकडाउन हो गया तो बेटा now dielectric becomes a conductor. ब्रेकडाउन के बाद डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है? कंडक्टर। आपने देखा होगा बिजली, लाइटनिंग जब होती है तो हम कहते हैं बिजली गिर रही है। बिजली गिरने का मतलब क्या है? दैट इज बेसिकली पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एयर। एयर में इलेक्ट्रिसिटी थी, बादलों के पास बहुत सारा चार्ज था, वो चार्ज फ्लो करता हुआ ग्राउंड पे आ गया। वो चार्ज फ्लो करता हुआ कहां पे आ गया? ग्राउंड पे आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो लाइटनिंग है। तो बेसिकली हुआ क्या? एयर तो इंसुलेटर है, एयर में से कैसे चार्ज फ्लो कर गया? एक्चुअली एयर डाइलेक्ट्रिक है। बादलों की एक लेयर पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, एक लेयर पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। या मान लो नीचे लेयर नहीं है, बादलों की इस लेयर पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे ग्राउंड न्यूट्रल है, बट पॉजिटिव चार्ज अपने सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एयर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर को दूर दूर खींचा। एक स्टेज आई इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बड़ा कि एयर के मॉलिक्यूल टूट गए, फ्री इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, पॉजिटिव आयन अलग हो गए। नाउ दे आर फ्री टू मूव। और जब चार्ज कैरियर फ्री टू मूव हो जाए तो वही मटेरियल क्या बन जाता है? कंडक्टर। तो वो इलेक्ट्रिसिटी इस तरह एयर से कंडक्ट होती हुई ट्रेवल की, क्योंकि एयर का ब्रेकडाउन हो गया। जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाए तो वो कंडक्टर बन जाता है। इज इट क्लियर? इसी के साथ बेटा एक चीज और छोटी सी ऐड करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग चीज है। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? आप लिख लीजिए बेटा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Dielectric strength is the maximum value of applied electric field which the dielectric can withstand without undergoing breakdown. The maximum strength of field या maximum value of applied electric field which the dielectric can withstand without undergoing breakdown. टूटने से पहले ज्यादा से ज्यादा कितना फील्ड ये सह सकता है, बियर कर सकता है। किस लिमिट से ज्यादा फील्ड आपने बढ़ाया तो ये टूट जाएगा, उसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये फील्ड की वैल्यू है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट हमेशा या तो न्यूटन पर कूलम होगी या वोल्ट पर मीटर की टर्म्स में होगी। आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है, उसमें बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गिवन है। एयर की गिवन है, एयर की अबाउट 3 मिलियन वोल्ट के आसपास रहती है, वोल्ट पर मीटर के आसपास रहती है, ठीक है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आई होप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आपको क्लियर हो चुका होगा। एक चीज बेटा पिछले पार्ट में मैं आपको बताना भूल गया, आपने देखा होगा लाइटनिंग कंडक्टर्स कई जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर्स, लाइटनिंग कंडक्टर, जो बड़े बड़े टॉवर्स हैं, बड़े बड़े पोल्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उन पे कभी बिजली गिरती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गिरेगी तो वहां पे एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाया हुआ है जो सीधा उसको कंडक्ट करके कहां ले जाएगा? ग्राउंड के पास। मान लो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कोई टावर है, इसके ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाया होगा। ये कोई कॉपर एल्यूमिनियम की स्ट्रिप होगी, ब्रॉड स्ट्रिप, ये यहां से नीचे लाके हम ग्राउंड के अंदर एक बड़ा सा पिट डिग करके, ये अर्थिंग का सिंबल है बेटा, तो अर्थ के अंदर हम डिग कर देते हैं। तो हमने देखो, अगर वो एयर से फ्लो करती इलेक्ट्रिसिटी तो उसको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करना पड़ता उसका।
बट यहाँ क्या कंडक्टर है, ऑलरेडी फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इस पे फॉल करेगी। इसने आसान रास्ता दे दिया इसको ग्राउंड तक जाने का। उस चार्ज का टारगेट क्या है? ग्राउंड तक आना, अर्थ के अंदर जाना, तभी बिजली गिरती है पेड़ों पे। अब यहां पे इस कंडक्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिजली पेड़ों पे क्यों गिरती है ज्यादा, उसके भी एक रीजन आपको समझा देता हूं मैं। ये मुझे कॉर्नर डिस्चार्ज के साथ एक्सप्लेन करना था, थोड़ा मैं स्किप कर गया, भूल गया। आप में से कई लोग होंगे जिनके हेयर स्टाइल है स्पाइक्स वाले, बेटा उनके ऊपर बिजली गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। जिनके बाल खड़े हैं वहां पे बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे। पेड़ों पे बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, चीड़ के पेड़ों पे सबसे ज्यादा होते हैं। जिनके पॉइंटेड और शार्प लीव्स होंगे वहां पे बिजली गिरने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। ये सब चीजें आपको यहां पे क्लियर हो जाएंगी। अभी कैसे, तो चलिए सुनिए। यहां लाइटनिंग कंडक्टर जब बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर पतले पतले ब्रिसल्स, मेटेलिक ब्रिसल्स ऊपर बना दिए जाते हैं इस तरह से। सिंपली एक मेटेलिक कंडक्टर का रॉड है, इसके ऊपर छोटे छोटे ब्रिसल्स बना दिए। अब मान लीजिए ऊपर एक क्लाउड्स की लेयर आ गई, इस क्लाउड्स की लेयर पे लेटर से बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव अपने सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कराएगा, तो ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। बट ये ब्रिसल्स क्यों रखे, क्योंकि ये शार्प पॉइंट्स, और शार्प पॉइंट से क्या होता है कॉर्नर डिस्चार्ज, तो यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो नेगेटिव का डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। इसके आसपास नेगेटिव एयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो जब एयर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी इसके आगे पीछे बिजली गिरने की कहीं पे भी संभावना होगी, तो नेगेटिव चार्ज उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। वो इलेक्ट्रिसिटी सीधी की सीधी यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर फॉल करेगी और ये उसको कंडक्ट करके अर्थ में ले जाएगा, राइट। यही रीजन मैंने बताया, अगर किसी के बाल खड़े हैं तो भैया शार्प पॉइंट्स हैं, क्लाउड्स पे जो चार्ज है वो उसके ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस कराएगा नीचे ग्राउंड पे भी अर्थ पे भी, लेकिन ग्राउंड उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, कॉर्नर डिस्चार्ज नहीं कर रहा है। शार्प पॉइंट से कॉर्नर डिस्चार्ज होगा, किसी पेड़ के पत्तों से कॉर्नर डिस्चार्ज होगा शार्प एजेस से, तो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ऑपोजिटली चार्ज हो जाएगा। अगर क्लाउड पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्लाउड्स पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट करंट की टेंडेंसी, उस चार्ज की टेंडेंसी होगी इसकी ओर अट्रैक्ट होने की, तो इसलिए वो सबसे पहले सीधा यहाँ पे गिरेगा। अब आपको समझ आ चुका होगा पेड़ों पे बिजली जल्दी क्यों गिरती है। लाइटनिंग कंडक्टर लगा दें तो फिर आसपास की बिल्डिंग्स कैसे सेफ हो जाती हैं, ठीक है, तो इसमें कॉर्नर डिस्चार्ज का कंसेप्ट भी यूज हो रहा था, राइट। ये क्लियर हो चुका होगा। अब बचा थोड़ा सा पार्ट बस इसका, ये वाला, इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूं, फिर आज का लेक्चर हम कंक्लूड करेंगे, राइट। हाँ जी बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर देखा, पोलर का भी और नॉन पोलर का भी, कैसे वो होते हैं, फील्ड अप्लाई करने पे उनमें क्या चेंज आती है। एक में डायपोल मोमेंट पहले जीरो थी, फील्ड अप्लाई करने पे आ गई। एक में पहले से डायपोल मोमेंट थी, पहले से वो डायपोल था, उसका हर एक मॉलिक्यूल छोटे छोटे डायपोल थे, फील्ड अप्लाई करने पे उनकी डायपोल मोमेंट बढ़ गई। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक क्रिस्टल की। पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ले लो, कौन सा, पोलर लो या नॉन पोलर लो, दोनों में से कोई भी। जब आप उसको आउटसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विदाउट अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मेरे सामने ये डाइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, इसके मॉलिक्यूल डायपोल हो या ना हो, ये पोलर मॉलिक्यूल से बना हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हो, बट पूरे क्रिस्टल की डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो रहेगी। देखो बेटा, अगर तो नॉन पोलर है, अगर तो पहले हर मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट नहीं है तो पूरे क्रिस्टल पे कहां से आएगी, कॉमन सेंस की बात है। अगर ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो उसमें हर मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट जीरो है, तो पूरे क्रिस्टल की भी जीरो रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, इजंट इट। बट अगर ये पोलर भी है तो भी इसकी नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगी। ध्यान से समझिएगा, पहले मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहा हूं, पूरे क्रिस्टल की, तो हर हाल में इसकी डायपोल मोमेंट जीरो होगी। क्यों, नॉन पोलर में तो जीरो रहनी है, बट अगर पोलर मॉलिक्यूल भी है, इसके अंदर ये पोलर मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड इन सच अ वे, इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड, किसी के डायपोल मोमेंट इधर है, किसी की इधर, किसी की यहां, किसी की यहां, किसी की यहां। और आपने पढ़ा था अगर एक क्लोज्ड पॉलीगॉन लें जिसमें सारी साइड सेम ऑर्डर में आए तो उन सब का वेक्टर रिजल्टेंट कितना होता है, जीरो। तो इन केस ऑफ अ क्रिस्टल, डाइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, द मॉलिक्यूलर डायपोल्स आर अलाइंड रैंडमली इन सच अ वे दैट द नेट डायपोल मोमेंट बिकम्स जीरो, नेट डायपोल मोमेंट बिकम्स जीरो। ऐसा होगा, कुछ और होंगे आगे, कोई ऐसे है, कोई इस तरह से है, कोई इस तरह से है, लेकिन इन सब की, इसकी डायपोल मोमेंट यहां थी, इसकी यहां थी, ये सब मिलके एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट करेंगे, या ऐसा कह लो, या ऐसा कहो कि नेट डायपोल मोमेंट कितनी आनी चाहिए पूरे क्रिस्टल पे, जीरो। कब, जब तक आप बाहर से फील्ड अप्लाई ना करें, राइट। समझ आ गई बात।
अगर बाहर से फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैंने अभी भी कहा था अंदर फील्ड इंड्यूस होगा, अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। किस में, पोलर में कि नॉन पोलर में? दोनों में, क्योंकि जब आप फील्ड अप्लाई करते हैं, अभी पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं, नॉन पोलर रहता ही नहीं है, नॉन पोलर भी तो पोलर बन जाता है। सो जब आप फील्ड अप्लाई कर दें तब नॉन पोलर पोलर जैसा कुछ भी नहीं, तब सब पोलर ही पोलर है, नॉन पोलर होगा ही नहीं। मान लीजिए मैंने बाहर से ये फील्ड अप्लाई किया, तो जैसे ही फील्ड अप्लाई किया मैंने इस क्रिस्टल पे, अब देखो इस डायपोल के ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा, इस डायपोल के ऊपर इधर फोर्स एक्ट करेगी, यहां टॉर्क एक्ट करेगा सभी डायपोल्स पे। तो सभी डायपोल की टेंडेंसी क्या होगी, अपने आप को पैरेलल टू फील्ड अलाइन करने की। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल वाले टॉपिक में ये पढ़ा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब थीटा 0, तो सभी डायपोल्स की टेंडेंसी होगी पैरेलल टू फील्ड अलाइन करने की। देखिए सभी डायपोल अपने आप को पैरेलल टू फील्ड अलाइन कर चुके हैं। नेट चार्ज अभी भी 0 है, बट हम ये बोलते हैं डायपोल, ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया क्रिस्टल। अगर आप इसके लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पे देखें तो नेगेटिव चार्जेस की एक प्लेट अपीयर होगी है, यहां नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो गए और यहां पॉजिटिव चार्जेस अपीयर हो गए। जब नेगेटिव और पॉजिटिव अपीयर हो गए तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, ई इंड्यूस्ड। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड इंड्यूस होगा तो अंदर फील्ड रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो ये जो रिड्यूस्ड फील्ड है ये क्या होगा, न्यूमेरिकली ये ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड है, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। हाँ, यहां मैंने ये भी कहा कि इंड्यूस्ड फील्ड अप्लाइड फील्ड से कम होगा। क्यों कम होगा, कंडक्टर पे बराबर हो गया, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, बहुत इतना लार्ज नंबर में थे कि हम उनको इनफाइनाइट मान सकते हैं। वो तब तक इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं रुकता जब तक अंदर फील्ड 0 ना हो जाए। बट यहां पे क्या किसी फ्री चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा। यहां पे सिंपली डायपोल ने एक दूसरे को अपने आप को फील्ड के पैरेलल अलाइन किया। हाँ, लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पे एक नेगेटिव प्लेट होगी, राइट एक्सट्रीम पे पॉजिटिव। अभी भी क्रिस्टल न्यूट्रल है, अंदर हर पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, राइट। तो नेट चार्ज अभी भी 0 है, लेकिन इस एक्सट्रीम एंड पे नेगेटिव इकट्ठे हो गए हैं और इस पे पॉजिटिव डायपोल्स की अलाइनमेंट की वजह से। इसलिए यहां पे जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो अप्लाइड फील्ड से कम रहता है, न्यूमेरिकली कम रहता है, डायरेक्शन सेम होती है। एज ए रिजल्ट अंदर फील्ड रिड्यूस हो जाता है, और ये रिलेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, मैकेनिज्म समझ आ गया। अब दूसरी चीज बेटा, पोलराइजेशन या पोलराइजेशन डेंसिटी सेम ही है दोनों, पी वेक्टर। ये क्या होता है, कोई क्रिस्टल, कोई डाइलेक्ट्रिक कितना स्ट्रांगली पोलराइज हुआ या कितना वीकली पोलराइज हुआ, उस चीज का इंडिकेटर है उसकी पोलराइजेशन या पोलराइजेशन डेंसिटी। अब मान लीजिए मैंने किसी फील्ड के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक रखा, फील्ड के बाहर तो इसकी डायपोल मोमेंट 0 थी, लेकिन फील्ड के अंदर रखते ही यहां नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए, यहां पॉजिटिव, तो इसके बीच में यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो ये डायपोल बन गया कि नहीं, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो पूरे क्रिस्टल की, पूरे स्पेसिमेन की डायपोल मोमेंट कितनी है? पहले तो हमें लगता है कि शायद डायपोल मोमेंट इंडिकेटर होगा इसकी पोलराइजेशन का, नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एक डाइलेक्ट्रिक इस तरह का, एक इस तरह का, दोनों को फील्ड में रखा है। अगर तो दोनों के शेप साइज एक जैसे हों, दो अलग अलग तरह के डाइलेक्ट्रिक, आप दोनों को सेम फील्ड में रखो, देखो जिसपे ज्यादा डायपोल मोमेंट आ गई, पक्की बात है वो स्ट्रांगली पोलराइज हुआ, उसमें पोलराइजेशन ज्यादा है। लेकिन अगर दोनों के शेप साइज अलग अलग हैं तो सिंपली डायपोल मोमेंट कंपेयर करने से बात नहीं बनेगी। देखो इसकी लेंथ कम है, हो सकता है इसमें चार्जेस ज्यादा इंड्यूस हुए हों, लेकिन लेंथ कम होने की वजह से इसकी डायपोल मोमेंट कम है। इसमें हो सकता है चार्जेस कम इंड्यूस हुए, लेंथ ज्यादा होने से डायपोल मोमेंट ज्यादा आ जाए। सो डायपोल मोमेंट इज नॉट द रियल इंडिकेटर ऑफ पोलराइजेशन। सो रियल इंडिकेटर क्या है, आप एक काम करो, दोनों क्रिस्टल्स का 1-1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकाल लो, इसका भी 1 मिलीमीटर क्यूब, इसका भी, फिर कंपेयर करो, जिसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा आती है, पक्की बात है वो स्ट्रांगली पोलराइज हुआ है। So what is it equal to? It is basically equal to dipole moment induced per unit volume. What is it? Dipole moment upon volume. So polarization density क्या है? Dipole moment induced per unit volume. अब इसकी SI यूनिट क्या होनी चाहिए? Dipole moment की यूनिट थी कूलम मीटर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, so इसकी यूनिट हो जानी चाहिए 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर. That is the SI unit of polarization density. Right? ये बात समझ आई? हाँ, एक चीज और, मान लीजिए यहां पे जो चार्जेस इंड्यूस्ड हैं, इसे मैं नाम दे देता हूं QIN, Q इंड्यूस्ड, यहां नेगेटिव चार्ज है और यहां प्लस QN इंड्यूस हुआ है, ठीक है, QIN, Q इंड्यूस्ड, ठीक है। सपोज ये स्लैब है, इस स्लैब का कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, लेट अस से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, एंड लेट अस से इस स्लैब की जो थिकनेस है दैट इज D।
तो देखो जरा डायपोल मोमेंट क्या होती है, आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन। तो ये जो डायपोल मोमेंट है ये Q इंड्यूस्ड इनटू D होना चाहिए, और वॉल्यूम क्या है, अगर एरिया A है तो इनटू D, तो D कैंसल आउट हो गया, तो इट इज चार्जेस इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस। तो याद रखिएगा बेटा, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, आइदर डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम या फिर चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया या टोटल डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज द पोलराइजेशन डेंसिटी। ये आपने याद रखना है बेटा, ठीक है, याद रहेगा ये आपको। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ ही बेटा, अभी पहले तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट रिसेंटली सीबीएसई ने ऐसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए हैं, और ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों में। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के लिए एक सिंबल हम यूज करते हैं काय, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अब इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का ये सिंबल है, इसे हम बोलते हैं काय, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या चीज है बेटा, ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इस चीज का इंडिकेटर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक पे क्या असर दिखाएगा, ज्यादा असर दिखाएगा कि कम असर दिखाएगा। मान लो दो डाइलेक्ट्रिक मैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं, एक पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा असर दिखाता है, दूसरे पे कम असर दिखाता है। जिस पे ज्यादा असर दिखाएगा उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। जैसे कई बार हम कहते हैं छोटे बच्चे आर मोर ससेप्टेबल टू कोल्ड एंड इन्फेक्शन। अभी भी रिसेंटली हम कहते हैं ओल्ड एज पर्सन या ओल्ड एज पीपल आर मोर ससेप्टेबल टू कोरोना इन्फेक्शंस, है कि नहीं, दे आर मोर ससेप्टेबल टू कोविड। ससेप्टिबिलिटी मतलब कितना असर दिखाएगा। यहां पे हम कौन सी ससेप्टिबिलिटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक पे कितना असर दिखाएगा, ये इस चीज का इंडिकेटर है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी डिनोटेड बाय काय। कई बार सब्सक्रिप्ट ई भी यूज करते हैं हम इसके साथ, क्योंकि आगे चल के आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एनीवे, असर क्या है फील्ड का, फील्ड का असर एक ही है बेटा, फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक को रखोगे तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा। तो दो डाइलेक्ट्रिक सेम फील्ड के अंदर रखे, दो डाइलेक्ट्रिक हमने सेम फील्ड के अंदर रखे, जो ज्यादा पोलराइज हो गया, जिसकी पोलराइजेशन डेंसिटी ज्यादा आई, पक्की बात है उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। तो याद रखिएगा, इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बेटा, तो याद रखिएगा पोलराइजेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। जो रिड्यूस्ड है, जो अभी भी बचा हुआ है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पे हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करते हैं, जिसे काई से डिनोट करते हैं हम, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। बट ये ससेप्टिबिलिटी डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो इसके लिए इसके साथ हमें एक और कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटा रिलेशन रहेगा पोलराइजेशन का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ये रिलेशन बेटा याद रखिएगा, पोलराइजेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ससेप्टिबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। और ससेप्टिबिलिटी इसके बेसिस पे क्या होगा, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। इट इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक to the product of permittivity of vacuum into value of electric field within the dielectric। ये पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो है, लेकिन साथ ही साथ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, परमिटिविटी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बेटा एक सिंपल सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, हर डाइलेक्ट्रिक की अपनी पहचान क्या है, एक तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और अभी अभी हमने कहा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। मतलब अब ये हो गया कि अगर आपको ससेप्टिबिलिटी पता तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पता तो आप ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। ये रिलेशन आया कहां से बेटा, देखो यहां पे हमने लिखा था कि ये जो फील्ड इसके अंदर रिड्यूस्ड फील्ड है, ये कितना है, तो रिड्यूस्ड फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फील्ड माइनस इंड्यूस्ड। रिड्यूस्ड फील्ड इज इक्वल टू अप्लाइड फील्ड माइनस इंड्यूस्ड। तो हम इसको अगर प्रूव करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट
माइनस ई इंड्यूस्ड, इजंट इट? ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना ऐसा? चलिए, क्या हम ई नॉट को लिख सकते हैं? अभी भी यहां रिलेशन लिखा था के इंटू ई, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, या हम हाँ जी बेटा, तो रिड्यूस्ड फील्ड, यहां पे जो रिड्यूस्ड फील्ड है दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फील्ड माइनस इंड्यूस्ड फील्ड. सो रिड्यूस्ड फील्ड E इज इक्वल टू अप्लाइड फील्ड E नॉट माइनस इंड्यूस्ड फील्ड. ये फील्ड किसकी वजह से इंड्यूस हुआ? यहां कुछ चार्जेस इंड्यूस हुए, प्लस यहां माइनस क्यू इंड्यूस हुआ था, माइनस क्यू आई एन प्लस क्यू आई एन. ठीक है, इस स्लैब का कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड इस सरफेस की, और इसकी हो जाएगी प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड. दोनों के बराबर होगी, दोनों साइड्स पे चार्जेस बराबर हैं, एरिया बराबर. दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाना चाहिए, क्योंकि इंड्यूस्ड फील्ड है इस प्लेट, ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और ये जो पॉजिटिव इंड्यूस हुआ. अगर उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा इंड्यूस्ड है तो इट शुड बी इक्वल टू दिस. ऑलरेडी हमने प्रूव किया था सिग्मा इंड्यूस्ड किसके इक्वल है? पोलराइजेशन डेंसिटी के इक्वल है. तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट माइनस पोलराइजेशन डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसको लिख सकते हैं ई नॉट माइनस पोलराइजेशन डेंसिटी को अभी अभी लिखा था हमने एप्सिलॉन नॉट इंटू काई इंटू ई. सो इट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू काई इंटू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट. देखो एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट हो गया. अब आपके पास तीन टर्म्स बची. अब आप एक काम करो, यू डिवाइड बोथ साइड्स बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ई. व्हाट डू वी गेट? वी गेट, देखो यहां पे ई से डिवाइड करोगे, लेफ्ट साइड पे 1 आ गया, राइट साइड पे क्या आया? ई नॉट अपॉन ई माइनस ई से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? सिंपली ससेप्टिबिलिटी, इजंट इट? तो ई नॉट अपॉन ई अप्लाइड फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड फील्ड क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि नहीं? तो जब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो इस ससेप्टिबिलिटी को यहां ले आओ, तो देखो ये रिलेशन बनेगा अपने आप आपके पास. सो दिस इज ऑल इन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें सब चीजें बेटा कवर की हैं, नो डाउट्स. ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, बट अगर जोश है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और जोश के बिना फिजिक्स नहीं पढ़ सकते. ठीक है, तो आई थिंक इतना सा लंबा तो चलेगा. ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू.